बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 19 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और वो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप जानते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एनर्जीज को कैरी करती हैं। आज हम देखेंगे कि इनकी डिफरेंट एनर्जीज की वजह से जब ये किसी मैटर पर फॉल करती हैं तो क्या क्या चेंजेस जनरेट कर सकती हैं। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ इंटरेक्शन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लो एनर्जी फोटोन या लो एनर्जी रेडिएशन को यूज करेंगे और जब ये मैटर में मौजूद एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ये इंटरेक्ट करते हुए उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस करेगी। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और फोटोन या रेडिएशन अपनी पूरी एनर्जी यूज करके डिसअपीयर हो जाएगी। आपने देखा कि किस तरह आने वाले फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव हुआ, आयोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ और फोटोन खुद डिसअपीयर हो गया। ये प्रोसेस पर्टिकुलरली कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी का नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें हम कंपैरेटिवली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ज्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे। इसमें आप ऑब्जर्व करें कि जब रेडिएशन मैटर में मौजूद एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो फोटोन या रेडिएशन उस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करेगी और कुछ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ वो फोटोन खुद भी एक सर्टेन एंगल पर स्कैटर हो जाएगा। इसमें फोटोन डिसअपीयर नहीं होता, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था। इस प्रोसेस को, जिसमें फोटोन की कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास रहती है और वो एक सर्टेन एंगल पर स्कैटर होता है विद द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ये प्रोसेस कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। और इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए मोस्टली हम एक्स रेज की हेल्प लेते हैं। फिर हम चलते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ। थर्ड पॉसिबिलिटी में हम प्रीवियस दोनों केसेस के कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस को यूज करते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैमा रे फोटोन या गैमा रेडिएशंस। डियर स्टूडेंट, इस केस में जब गैमा रेज मैटर में मौजूद एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इन फोटॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो शेल्स को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और न्यूक्लियस के पास पहुंचकर जब ये फोटोन न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये फोटोन स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में और खुद गायब हो जाएगा। इस प्रोसेस में जो हमने हाई एनर्जी फोटोन यूज किया था वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि वो न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 2 पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है, जिनमें से एक को इलेक्ट्रॉन और दूसरे को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। इन 3 प्रोसेसेस में से जो फर्स्ट वन है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आज हम इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम पर गौर करें तो इसका हाफ पोर्शन है फोटोन और सेकेंड हाफ पोर्शन है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। सो बेसिकली ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से लिंक्ड एक इफेक्ट है। इसको सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने 80s में ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो एट दैट टाइम ओनली क्लासिकल थ्योरी वाज अवेलेबल और क्लासिकल थ्योरी के जो डिफरेंट
पैरामीटर्स थे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपकी क्लासिकल थ्योरी के डिफरेंट पॉइंट्स के साथ मैच नहीं करते थे। उस टाइम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, लेकिन बाद में 1905 में आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया, नॉट बाय यूजिंग क्लासिकल थ्योरी बट बाय यूजिंग क्वांटम थ्योरी। डियर स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने जब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई, और वो ये थी कि लाइट के पास डुअल नेचर है। लाइट पहले क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव के अकॉर्डिंग बिहेव करती थी, लेकिन जब आइंस्टाइन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो ये सामने आया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी मौजूद है, क्योंकि जब तक हम लाइट को एज अ पार्टिकल नहीं लेते फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो डियर स्टूडेंट, फोटोइलेक्ट्रिक टर्म की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन है फोटोन और इलेक्ट्रॉन का। डियर स्टूडेंट, बेसिकली होता ये है कि अगर आप किसी मेटल सरफेस पर डिफरेंट फोटॉन्स को फॉल करते हैं तो हर फोटॉन की एनर्जी आप जानते हैं कि एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जब मेटल सरफेस पर फोटॉन्स को फॉल किया गया, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल किया गया तो एक चीज ऑब्जर्व की गई। वो क्या थी? वो ये थी कि जब हम कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की लाइट को मेटल सरफेस पर फॉल करते हैं तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जिन्हें हम मेटल सरफेस पर फॉल करें तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हुए नजर आए, क्योंकि आने वाली रेडिएशंस जिनमें हम कहते हैं कि फोटॉन्स मौजूद हैं, उन फोटॉन्स ने आकर मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से रिमूव किया। तो ये प्रोसेस कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए उन्हें एक प्रॉपर करंट में कन्वर्ट करने के लिए इस अरेंजमेंट को हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह कनेक्ट किया। इस अरेंजमेंट में आपको कॉन्केव शेप में एक कैथोड नजर आ रहा है। ये वो बेसिकली मेटल होगी जिस पर आप रेडिएशंस को फॉल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और सामने एक वायर लाइक एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये एनोड रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। आपने नोट किया कि कैथोड जो कि मेटल सरफेस है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और एनोड जिसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है वो कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर आपने इस सर्किट में करंट को मॉनिटर करना है तो हम सीरीज में एक एमीटर भी कनेक्ट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो कैथोड और एनोड हैं वो एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर हमने फिक्स किए हैं। बेसिकली ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एक लो प्रेशर ट्यूब है। लो प्रेशर हमने इसलिए रखा कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे या इसमें जब फोटॉन्स एंटर होंगे तो उनकी एनर्जीज में इस ट्यूब के अंदर मौजूद एयर की वजह से कोई चेंजेस ना आ सकें। आप एक evacuated low pressure glass tube which is having cathode and anode which are connected with the positive and negative terminal of the battery, इस सारे अरेंजमेंट को कनेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। डियर स्टूडेंट, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को जब एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस पर फॉल किया गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ऐसी थी कि जब वो फॉल हुई तो फौरन ही इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना स्टार्ट हो गए। इस ऑब्जर्वेशन से दो टर्म्स को डिफाइन किया गया और वो दो टर्म्स थी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी
एंड वर्क फंक्शन। अब इसमें हम पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि ये क्या चीज है। डियर स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक गिवन या एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है फॉर इंसिडेंट लाइट जिस पर वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है। मैं रिपीट कर देती हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट which is needed by the electrons of metal surface to come out। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर आप उस मेटल सरफेस पर फॉल करेंगे तो उस मेटल से आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता हुआ नजर नहीं आएगा। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट है। डियर स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हो तो फिर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेटल सरफेस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लाइट फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत कम होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कैरी करें तो फिर आप उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को सिलेक्ट करेंगे और उस मेटल सरफेस पर फॉल करेंगे। जैसे ही वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट मेटल सरफेस पर फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन एक ह्यूज काइनेटिक एनर्जी के साथ रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और जनरेट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अब हम दूसरी टर्म वर्क फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्क फंक्शन बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही लिंक्ड है। अगर आप E = hf इक्वेशन को याद करें तो बेसिकली इस इक्वेशन में f को हम लेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम सिंबॉलिकली f0 से इंडिकेट करते हैं। जब आप इस f0 को प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ एनर्जी and that amount of energy which is related with the threshold frequency, that particular amount of energy is known as the work function। So work function फिर क्या हुआ? Work function basically वो minimum amount of energy है जो metal surface में मौजूद electrons को उस metal surface से बाहर आने के लिए required है। और obviously वो minimum amount of energy उन्हें कौन provide करेगा? उन्हें वो एनर्जी आने वाली रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगी और आने वाली रेडिएशंस अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगी तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो कहलाएगी वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन फिर क्या हुआ? वर्क फंक्शन डियर स्टूडेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed by the electrons to come out from the metal surface। और अगर इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उन्हें मिलती है तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो यूज करते हैं एज काइनेटिक एनर्जी टू मूव इन द सर्किट। सो डियर स्टूडेंट, यहां तक आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने अभी तक ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है और सर्किट में एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट करती है। और इस प्रोसेस की जनरेशन के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और सेकंड कंडीशन थी वर्क फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आपको सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नजर आएगा। अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं करते तो आपके सर्किट में करंट की वैल्यू 0 रहेगी। यहां तक तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेटल सरफेस पर जब लाइट फॉल करेगी तो क्या इसमें से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स सारे सेम एनर्जी कैरी करेंगे या डिफरेंट एनर्जी कैरी करेंगे? मोस्टली जब बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है
तो उनका फौरन जो आंसर होता है वो होता है कि दे विल कैरी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच इज अ रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर इज दिस कि when electrons are emitted from the metal surface, they have different kinetic energies. अब उनकी ये kinetic energies different क्यों होती हैं, इसको समझने के लिए आप ये एक metal surface consider करें. हमने एक thick metal surface का पोर्शन आपको दिखाया ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें. डियर स्टूडेंट, इस मेटल सरफेस पर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करते हुए एक लाइट फॉल करते हैं. जब ये लाइट इस मेटल सरफेस पर फॉल हुई तो कुछ फोटॉन्स मेटल सरफेस की सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो सरफेस इलेक्ट्रॉन फौरन ही बाहर आ जाएंगे. और दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये फोटॉन उस मेटल में पेनिट्रेट कर जाएं और उसके मिड में और उसके बैक वाली साइड पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करें. मिड और बैक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो पूरी इस थिकनेस को क्रॉस करते हुए बाहर आएंगे. While crossing this thickness of the metal surface, obviously electrons will lose some energy, and because of this, these electrons when come out, they have less energies as compared to those electrons which were emitted from the surface of the metal. ये वो रीजन है जिसकी वजह से किसी भी मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. जो उस मेटल के इंटीरियर से बाहर आते हैं क्योंकि वो इस थिकनेस को क्रॉस करते हुए कोलिजन्स के प्रोसेस में अपनी एनर्जी लूज करते हैं. सो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी. ये तो था कि जब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो उनकी एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए इनकी एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोचें कि अगर हमने इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे. इसके लिए डियर स्टूडेंट हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा और वो है ये. इसमें मैंने आपको बताया कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है. लेकिन जब मैंने ये कैलकुलेट करना है कि इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगी. और वो चेंज क्या होगा? वो चेंज ये है कि मैं इस एनोड के साथ पॉजिटिव की बजाय कनेक्ट करूंगी नेगेटिव पोटेंशियल और इस नेगेटिव पोटेंशियल को मैं बनाऊंगी वेरिएबल पोटेंशियल. इसके लिए मैं थोड़ा सा सर्किट को चेंज करती हूं क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आपने इस पोटेंशियल को वेरिएबल पोटेंशियल बनाना है. सो इस मकसद के लिए हम इस पोटेंशियल सोर्स के साथ रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे और फिर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि वोल्टेज की वैल्यूज किस तरह चेंज हो रही हैं. डियर स्टूडेंट, हम रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की हेल्प से वेरी करेंगे पोटेंशियल को. वोल्टेज वेरी होगा और नेगेटिव जो कि एनोड के साथ कनेक्टेड है वो ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल भी वेरी करेगा. सो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी अब वो देखते हैं. पहले जब ये पॉजिटिव था तो ये अट्रैक्ट करता था. अभी एनोड क्या हो गया है? नेगेटिव. सो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. सो जैसे ही आपने एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल ऑन किया तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अब रिपेल करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन इनिशियली जब इस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो ये कम नेगेटिव पोटेंशियल ऑब्वियसली लो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने में कामयाब होगा. लेकिन हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर भी इसको क्रॉस कर लेंगे और सर्किट में करंट एग्जिस्ट करता रहेगा. लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो करंट की वैल्यू
जैसे जैसे आप पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी अब ज्यादा अमाउंट में वापस रिपेल बैक हो रहे हैं। इस नेगेटिव रिवर्स पोटेंशियल को आप इंक्रीज करते जाएं उस वक्त तक जब तक आपको इस सर्किट में करंट 0 पर नजर ना आए। जिस मोमेंट पर आपके एमीटर की रीडिंग 0 हुई, उस मोमेंट पर आपने पोटेंशियल को चेंज करना छोड़ देना है, क्योंकि जैसे ही करंट 0 होगी उस मोमेंट पर जो पोटेंशियल आपके एनोड पर कनेक्टेड है वो पोटेंशियल कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल होगा जो इमिट होने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक रहा होगा। क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, सो हम यहां से एक मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वालिटी डिराइव कर सकते हैं, और वो होगी कुछ इस तरह से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनोड is equal to maximum kinetic energy of the emitted electrons. So, आप जानते हैं कि पोटेंशियल का फार्मूला था वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, और ये वर्क वो एनर्जी है जो इस वक्त एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में यूज कर रहा होगा। सो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? VQ, और इस वर्क की इक्वेशन को अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करें तो ये बनेगी V0E. So V0 is the symbol for stopping potential and V0E is the energy which is used to stop the maximum kinetic energy electrons. So हमारी इक्वालिटी है V0E is equal to maximum kinetic energy. आप V0 की वैल्यू ऑब्वियसली नोट करेंगे सर्किट से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज एमिटेड इन दिस प्रोसेस। सो ये वो तरीका था जिससे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, वर्क फंक्शन क्या था, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट हुए तो दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। फिर आपने ये देखा कि इन डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज में से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप किस तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप डिफाइन करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा, stopping potential is the maximum reverse potential which is able to stop the maximum kinetic energy electrons. So, यहाँ तक तो हमने इसके मेन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व किया। सो अगर आप आज के लेक्चर को समराइज करें तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। सबसे पहले आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसकी स्टेटमेंट होगी कुछ इस तरह से। फिर आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो होगी कुछ इस तरह से। फिर आएगी हेडिंग एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में आपके जो 4 मेन पैरामीटर्स हैं वो हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने इन सारे पैरामीटर्स को डिटेल में स्टडी किया। मैंने अभी आपको बताया कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चेंजेस आती हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।